हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं इस जो रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला जो टॉपिक है अपना। तो इसका सेकंड पार्ट है, अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से? एक्सचेंज ऑफ गैसेस से, ठीक है। क्योंकि अपन ने ये कैपेसिटी, इसका वॉल्यूम वगैरह है, कैपेसिटी, IRV, ERV, RV, TV, ये अपन ने सबने पढ़ी थी। VC, TLC वगैरह सबने अपन ने देख ली थी। उसके आगे का अपन देखते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ठीक है। तो बोलते हैं एलोलाई आर द प्राइमरी साइट ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। एलोलाई क्या होती है? प्राइमरी साइट होती है एक्सचेंज ऑफ गैसेज के लिए। एक्सचेंज ऑफ गैसेज आल्सो अकर बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू। मतलब एलोलाई पे होगी और ब्लड और टिश्यू के स्थान दो जगह होती है एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ठीक है। किसका एक्सचेंज होता है? O2 एंड CO2 का एक्सचेंज होता है, जो कि सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस कौन सी होती है? सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। इसके अंदर प्रेशर या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से ये क्या होती है, उसका डिफ्यूजन वगैरह होता है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज एज वेल एज थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन के ऊपर भी डिपेंड करती है। जो यहाँ पे जो मेम्ब्रेन होती है ना, ये क्या है? एक एलोलाई है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स है। ये ब्लड वेसल्स की थिकनेस है, ये एलोलाई की थिकनेस है। यहाँ पे जो ये मेम्ब्रेन होती है ना, ये 1 mm, एक मिलीमीटर से भी क्या होती है? कम होती है, ठीक है। ये भी इसमें एनसाइड में दिया हुआ है, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ दीज टू गैसेज इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर एयर। ये है ना, ये साइड के ये दे रखी है टेबल के अंदर। ये टेबल इंपॉर्टेंट है। टेबल की देखो, यहाँ से ध्यान से देने की चीजें है। यहाँ पे O2 और CO2 का जो पार्शियल प्रेशर होता है ना, वो एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर 159 और 0.3 होता है, ठीक है। एलोलाई में 104 और 40 होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर 40 एंड 45 होता है, एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर 95 एंड 40 होता है, और टिश्यू के अंदर 40 एंड 45 होता है। ये पार्शियल प्रेशर अपन को ध्यान में रखना है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ गैस का क्या होता है? डिफ्यूजन होता है, ठीक है। इसी प्रोसेस से ये गैसेज का डिफ्यूजन होता है। ये डायग्राम इसी चीज को शो करता है, ठीक है। तो इस डायग्राम को देखते हैं अच्छे से। ये डायग्राम क्या शो कर रहा है? देखो यहाँ पे क्या है, ये एक प्रकार की एल्वेलाई है। यहाँ से ऑक्सीजन वगैरह आई, तो ऑक्सीजन का क्या कितना था? गैस जो एयर आई थी गैस के अंदर, एयर के अंदर O2 क्या था? 104 mmHg है, और PCO2 क्या है? 40 mmHg है। यहाँ पे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसके अंदर 95, मतलब यहाँ पे तो कम है, और भी कम है। O2 40 है, ठीक है। और ये PCO2 कितना है? 45 है। तो PCO2 तो 45 से 40 की तरफ जाएगा इधर, और ये 104 से 95 या फिर 40 की तरफ इधर आएगा। तो O2 आएगी इधर से होते हुए, इस सिस्टमिक सर्कुलेशन से होते हुए इधर आएगी, यहाँ पे टिश्यू के पास आएगी। टिश्यू के अंदर यहाँ पे क्या है? यहाँ पे O2 तो है 40, और CO2 कितनी है? 45। तो यहाँ से 40 है, इधर 95 है, तो इधर से इधर O2 का आएगा, और इधर से 45 है, इधर 40 है CO2, तो ये इधर जाएगा। मतलब हाई से लो की तरफ जाता है और ऐसे फ्लो हो जाता है। ये विनस सर्कुलेशन से होते हुए यहाँ पे वापिस से यहाँ जाएगा, यहाँ से CO2 बाहर चली जाएगी। तो O2 अंदर आ रही है, यहाँ पे टिश्यू के अंदर इसका यूटिलाइजेशन हो रहा है। वहाँ पे साइड प्रोडक्ट के रूप में CO2 बनती है, CO2 वहाँ से डिफ्यूज हो जाती है और यहाँ पे एक्सेल हो जाती है, ठीक है, एक्सपायर हो जाती है। एक प्रकार का प्रोसेस है, ये समझ में ये सिस्टमिक है, ये सिस्टमिक मैनर का प्रोसेस है। ये है ना, ये ऑक्सीजनेटेड था, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसमें अगर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजन ना होकर के CO2 हो गया यहाँ पे, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, ठीक है। तो ये ग्रेडियंट की वजह से होता है। यहाँ से देखो, यहाँ पे जो सिस्टम होता है ना, CO2 बाहर O2 अंदर, यहाँ पे उल्टा होता है, O2 अंदर CO2 बाहर, ठीक है। इसी चीज को समझा गया, ठीक है। अब देखो, देखिए इसकी सोलिबिलिटी होती है ना, CO2 की सोलिबिलिटी 40 नहीं 20 to 25 टाइम हाइगर देन द O2 होती है। ये ध्यान की बात है कि यहाँ से क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है। इसकी सोलिबिलिटी का डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद में ये डिफ्यूज, हाँ मतलब फास्टर डिफ्यूज करती है CO2, क्योंकि इसकी सोलिबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है। मेम्ब्रेन के अंदर पार्शियल प्रेशर की वजह से O2 की कंपैरिजन के अंदर इसका डिफ्यूजन फास्ट होता है, ठीक है। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन मेडअप होती है वो, ये है ना, ये देखो यहाँ पे देखो, ये जो आपने समझाया, ये जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है ये किससे बनी होती है? एक तो ये क्या है इसकी, जो ये इसको क्या बोलते हैं? स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वेओलर वॉल, है ना। एक ये क्या है? एंडोथेलियम वॉल,
मतलब एंडोथेलियम ऑफ द ब्लड कैपिलरी के एंडोथेलियम है, और इन दोनों के बीच के अंदर होती है बेसमेंट सब्सटेंस, जो इसका भी होता है और इसका भी होता है। किसका? मतलब जो ये स्क्वैमस एपिथेलियम है ना एलुलाई की, उसका, और जो ब्लड वेसल्स की जो एंडोथेलियम उसका, उन दोनों की जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है वो बीच में होती है। तो इनसे ये कंपोजिशन होती है इसकी, ये लेयर, ये 1 mm से भी कम होती है, यहाँ से डिफ्यूजन होता है। ठीक है, इसी चीज को यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो। ये किससे मिलकर होती है? मेजर 3 मेजर लेयर्स होती है इसके अंदर। कौन कौन सी होती है? एक तो स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ द एल्यूलाई, एक एंडोथेलियम ऑफ द एल्यूलाई कैपिलरी, एंड बेसमेंट सब्सटेंस होता है। ठीक है, composed of thin basement membrane depicting the epithelium and logement membrane surrounding the single layer of endothelium capillaries। ये समझ में आएगा ना, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में बताया हुआ है। तो इसकी जो थिकनेस होती है ना वो लेस देन 1 mm होती है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है ना, ध्यान देने की चीज है ये चीज। Therefore, the all factor in body are favorable for the diffusion of the O2 to alveoli and tissue and the CO2 to tissue to alveoli। ठीक है, O2 का मतलब ये फेवरेबल फैक्टर है कि O2 क्या होता है कि एल्वेलाई से टिश्यू की तरफ जाता है और CO2 टिश्यू से एल्वेलाई की तरफ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आती है गैस का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। ठीक है, गैस का ट्रांसपोर्ट की बात करें, इसका क्वेश्चन काफी बार आता है। O2 का ट्रांसपोर्ट और CO2 का ट्रांसपोर्ट अलग अलग देखेंगे। O2 का ट्रांसपोर्ट के लिए देखें तो 97% O2 का ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है? आरबीसी के थ्रू। और आरबीसी में किसका? हीमोग्लोबिन से, क्योंकि हीमोग्लोबिन से ये अटैच हो जाती है। और एक हीमोग्लोबिन से कितने मॉलिक्यूल अटैच होते हैं ऑक्सीजन के? मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल। ठीक है, ये भी क्वेश्चन काफी बार आता है, ये भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ठीक है, द रिमेनिंग 3%, 97 हो गया आरबीसी, ब्लड में आरबीसी से, और रिमेनिंग 3% और टू कैरीड होता है किससे? डिजोल्व स्टेट के अंदर होता है, प्लाज्मा के अंदर, क्योंकि ब्लड के अंदर प्लाज्मा और आरबीसी सब होते हैं ना, तो प्लाज्मा के अंदर डिजोल्व स्टेट के अंदर होता है 3%। ठीक है, और CO2 की बात करें तो 20 से 25% तो किससे होता है कि ये ट्रांसपोर्ट होता है आरबीसी से। ठीक है, और 70% मेजर, मतलब सबसे ज्यादा किससे होता है? 70% होता है ना CO2 का, कैरीड होती है किससे? बाइकार्बोनेट के थ्रू। ठीक है, और अबाउट इससे बचा 7% समथिंग, अप्रोक्सीमेट 7% CO2 का कैरीड होता है डिजोल्व स्टेट थ्रू प्लाज्मा। जैसे 3% ऑक्सीजन का हो रहा था, वहाँ पे कितना हो रहा है? 7%। जहाँ पे आरबीसी से 97% हो रहा था O2 का, तो CO2 का कितना हो रहा है? 20 से 25। लेकिन 70% किससे होता है? बाइकार्बोनेट से। ठीक है, अब बोलते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन और ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अलग अलग देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन की बात करें तो हीमोग्लोबिन होता है कि जो रेड कलर का होता है, उसके अंदर आयरन होता है। ये क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है, मतलब हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सा एलिमेंट होता है, तो ऑप्शन आते हैं आयरन, कॉपर, जिंक, इस टाइप से। तो उसमें हो जाएगा कोबाल्ट, ऐसा आता है, तो उसका आंसर रहेगा आयरन। ठीक है, पिगमेंट होता है वो कि O2 को बाइंड करता है हीमोग्लोबिन के साथ, ये रिवर्सिबल मैनर में होता है, मतलब बाइंड हो करके ये वापस वहां से रिमूव होकर के वहां पे टिश्यू के अंदर जा सकती है ऑक्सीजन। ठीक है, फ्रॉम इसको बोलते हैं ऑक्सीमोग्लोबिन बनता है। जब हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन अटैच हो जाती है उसको बोलते हैं ऑक्सीमोग्लोबिन। और ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैरी मैक्सिमम कितने मॉलिक्यूल करते हैं? 4 मॉलिक्यूल। ये क्वेश्चन काफी बार आता है। ठीक है, बाइंडिंग ऑफ द ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इज प्राइमरली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर। किसके ऊपर डिपेंड करती है? पार्शियल प्रेशर। अगर O2 का पार्शियल प्रेशर जहाँ पे ज्यादा होगा वहाँ पे उसमें अटैच हो जाएगी, जहाँ पे O2 का पार्शियल प्रेशर कम होगा वहाँ पे ये डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ में पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, ये इंटरफेयर करते हैं इसकी बाइंडिंग में, O2 और हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग में। ठीक है, तो क्या क्या काम काम करता है? एक तो CO2 की, एक H+ आयन की कंसंट्रेशन, एक टेम्परेचर, ये भी काम इंटरफेयर करता है किसकी? हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से अटैच होने के लिए। ठीक है, फिर आता है एक सिग्मोइड कर्व, ये नाम ध्यान रखना है, सिग्मोइड कर्व ये नाम से भी आता है कई बार। ऑब्टेंड होता है परसेंटेज सेचुरेशन के अंदर हीमोग्लोबिन एंड O2 जब प्लॉट करते हैं तब PO2 के साथ में। ठीक है, तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बोलते हैं इसको, देखिए है ना, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व होती है। ठीक है, ये टेम्परेचर से बताया हुआ है। अगर टेम्परेचर कम होगा तो ये शिफ्ट होगा किधर? लेफ्ट साइड में, बाईं ओर। और ये टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ये शिफ्ट होगा दाईं ओर। ठीक है, ये टेम्परेचर के हिसाब से, जो टेम्परेचर का काम होता है ना, वही CO2 वही H+ आयन का काम करता है। ठीक है, समझ में आ गया? ये क्वेश्चन अच्छे
अच्छे खासे लेवल पे आता है इसका डायग्राम से, ये ध्यान देने की चीज़ें है ना, इसको अच्छे से देखना। उसके बाद में अपन यहाँ पे आ गए थे, यहाँ पे ठीक है। हाँ, तो कर्व को ऑक्सी डिसोसिएशन कर्व बोलते हैं, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, एंड हाईली यूजफुल इन स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ फैक्टर लाइक PCO2 H प्लस कंसंट्रेशन ऑन बाइंडिंग ऑन ऑटो विथ हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये बताया मैंने आपको पहले। इन द एल्वेलाई की बात करें, देयर इज द हाई PO2 होता है एल्वेलाई के अंदर, मैंने बताया था यहाँ पे क्या था, हाई PO2 था, क्या था यहाँ पे हाई PO2 था, ठीक है एल्वेलाई में। तो आगे देखते हैं यहाँ पे। तो एल्वेलाई में क्या होता है कि हाई O2 होता है और लो PCO2 होता है, लेसर H प्लस कंसंट्रेशन होती है, लो टेम्परेचर होता है, इसलिए हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन अटैच हो जाती है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। ठीक है, ये फेवरेबल होती है ऑक्सीमोग्लोबिन बनाने के लिए। फिर इस टिश्यू के अंदर इसका अपोजिट होता है, लो PO2 होता है, हायर CO2 H प्लस कंसंट्रेशन एंड हायर टेम्परेचर एग्जिस्ट करता है, इस कंडीशन फेवरेबल होती है डिसोसिएशन के लिए। तो ऑक्सीजन निकल जाती है ऑक्सीमोग्लोबिन से बाहर है, और ये क्लियर इंडिकेट करता है O2 को गेट बाउंड टू हीमोग्लोबिन इन द लंग सरफेस एंड गेट द डिसोसिएट एट द टिश्यू। समझ में आ गया? हाँ, ये कंपोनेंट ध्यान रखना। 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कितने अमाउंट ऑक्सीजन को कैरी करता है? 5 ml को। ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि अभी तक आया नहीं है ये, तो ये आने की संभावना खूब है। और 100 ml अगर ब्लड की बात करें, वो कितना ml CO2 को कैरी करेगा, तो वहाँ पे आएगा 4 ml। ठीक है, CO2 के केस में 4 ml और उसके केस में 5 ml। ठीक है, ये ध्यान देने की चीज़ है। ठीक है, ये फिजियोलॉजिकल कंडीशन पे डिपेंड करता है ना, नॉर्मली ये फिजियोलॉजिकल कंडीशन में इतना करता है 5, अगर जब रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है तो ये ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, जो मतलब अपने रेस्पिरेटरी जो ब्रीथिंग रेट है उन पे कंट्रोल करता है। अब जैसे CO2 का ट्रांसपोर्ट देखें, तो CO2 कैरी कर रही थी, वो मैंने बताया था 20-25% किससे, हीमोग्लोबिन से अटैच होके, जो आरबीसी में होता है, जो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बोलते हैं इसको। और ये पार्शियल प्रेशर CO2 के ऊपर डिपेंड करता है। और PO2 इज मेजर फैक्टर द अफेक्ट द बाइंडिंग, ये इसमें CO2 कर रहा था उधर, इधर PO2 कर रहा है। ठीक है, तो व्हेन द PCO2 इज हाई एंड PO2 इज लो इन टिश्यू, तो क्या होगा, बाइंडिंग हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड की, एंड PCO2 इज लो एंड PO2 इज हाई इन एल्वेलाई, तो वहाँ भी डिसोसिएशन हो जाएगा। ठीक है, उसका अपोजिट होता है इसमें ऑफ द CO2 एंड कार्मिनो हीमोग्लोबिन टेक प्लेस इन CO2 की बात करें, तो CO2 बाउंड विथ हीमोग्लोबिन फ्रॉम द टिश्यू डिलीवर एट द एल्वेलाई पे डिलीवर कर देता है CO2 को, एंड आरबीसी रिमेन द वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ द एंजाइम, जैसे कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की काफ़ी मात्रा होती है आरबीसी के अंदर। ये क्या करता है, माइन्यूट क्वांटिटी में भी सेम इंच परसेंटेज प्लाज्मा टू, ये क्या है कि प्लाज्मा में भी इसकी कार्बोनिक एनहाइड्रेज की परसेंटेज उतनी होती है, इसलिए ये एंजाइम फैसिलिटेट करता है बोथ डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में होता है। मतलब CO2 से H2 CO2 प्लस H2 मिलकर के कार्बोनिक एनहाइड्रेज एनहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में H2CO3 बनाएगा, H2CO3 कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होकर के HCO3 प्लस H प्लस बनाएगा। इसके अपोजिट इधर से, मतलब HCO3 प्लस माइनस प्लस H प्लस, कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में H2CO3, देन कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस के अंदर CO2 प्लस H2 भी बना लेता है। तो मतलब ये रिवर्सिबल रिएक्शंस होती है। ठीक है, ये रिएक्शन से कार्बोनिक एनहाइड्रेज से ये क्या करता है, O2 का ट्रांसपोर्ट करता है, नहीं CO2 का ट्रांसपोर्ट करता है, सॉरी है ना, CO2 का ट्रांसपोर्ट करता है। अब देखो बात यहाँ पे देखते हैं, जो पार्शियल प्रेशर CO2 का हाई होता है कैटाबॉलिज्म की वजह से टिश्यू साइड पे। ठीक है, तो CO2 डिफ्यूज होती है ब्लड के अंदर आरबीसी और प्लाज्मा के थ्रू। ठीक है, HCO3 माइनस आयन बनाएगा इस टाइप से, है ना, और ये जाएगी एल्वेलर साइड पे, एल्वेलर साइड पे PCO2 कम होता है, इसलिए रिएक्शन को अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी, और CO2 प्लस H2 बना देगा, और H2 ट्रैप हो जाएगी, एंड मतलब टिश्यू लेवल पे तो ट्रैप कर रहा है बाइकार्बोनेट, एंड ट्रांसपोर्ट कर रहा है एल्यूलाई पे और O2 को। ठीक है, एवरी 100 ml बताया था मैंने, 4 ml फिजियो नॉर्मल फिजियोलॉजी कंडीशन, 4 ml CO2 को डिलीवर करता है एल्यूलाई पे। ठीक है, ये समझ में आ गई ना, ये रिएक्शन से मतलब 70% हो रहा है ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब बात आती है रेगुलेशन, जो रेस्पिरेशन होता है उसका रेगुलेशन भी होता है। ठीक है, उसकी बातें करते हैं अपन। तो
रेगुलेशन की बातें करें तो ह्यूमन बींग्स हैव हायर एबिलिटी। ह्यूमन क्या करता है कि हायर एबिलिटी एंड सिग्निफिकेंस एबिलिटी इन मेंटेन द मॉडरेट ऑफ द रेस्पिरेटरी रिदम टू सूट द डिमांड ऑफ द ऑक्सीजन बॉडी टिश्यू। बॉडी टिश्यू की डिमांड के हिसाब से ये रेस्पिरेटरी रिदम होता है वो मॉडरेट एंड मेंटेन करता है इसको, ठीक है। ये क्या पे होता है देखो, नॉर्मल देखो न्यूरल सिस्टम होता है एक प्रकार का, ये मेडुला रीजन में होता है। ब्रेन के मेडुला रीजन में ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है रेगुलेशन के लिए। और ये पोन्स रीजन में होता है एक, इसको बोले न्यूमोटेक्सिक सेंटर बोलते हैं, जो मॉडरेट करता है फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है ना, जो मेडुला में होता है उसको मॉडरेट करने का काम कौन करता है, पोन्स वाला रीजन जो न्यूमेटिक सेंटर बोलते हैं। न्यूरल साइंस आर सेंटर कैन रिड्यूस इन द ड्यूरेशन ऑफ ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन एंड देयर बाय अल्टर द रेस्पिरेटरी रेट, ठीक है। कीमोसेंसिटिव एरिया इज सिचुएटेड एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर। तो हाईली सेंसिटिव टू O2 एंड हाइड्रोजन आयन के लिए हाईली सेंसिटिव होता है। ये जो रिसेप्टर्स होते हैं इसके, ये रिसेप्टर कहाँ पे होते हैं, ऑप्टिक आर्च एंड कैरोटिड आर्टरी के अंदर होते हैं, जो CO2 की और H+ आयन की कंसंट्रेशन को हाईली क्या होती है इसके लिए सेंसिटिव होते हैं। अगर ये जैसे ही ज़्यादा होती है इनकी क्वांटिटी, तो क्या करता है कि रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ा देता है, क्योंकि इनको रिमूव करना जरूरी है। CO2 को रिमूव करने के लिए ये रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। ये मतलब ऑक्सीजन O2 से कोई इसका इतना लेना देना नहीं होता, मतलब महत्वहीन सिग्निफिकेंट होता है इसका, क्विट सिग्निफिकेंट होता है O2 के कंपेरिजन में। इसका मेन किसके लिए होता है, CO2 एंड H+ कंसंट्रेशन के लिए, CO2 एंड H+ कंसंट्रेशन के लिए होता है, ठीक है। ये सिग्नल भेज देता है और काम कर देता है, ठीक है। डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम के कुछ डिसऑर्डर होते हैं, जैसे अस्थमा। अस्थमा की बात करें तो अस्थमा क्या है, व्हीजिंग साउंड, जिसमें घर घराटे से होता है, घर घर करता है, जैसे मतलब आवाज आती है अजीब ही लेवल की, है ना। तो ये व्हीजिंग साउंड प्रोड्यूस करता है कि क्यों होती है, ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स के अंदर इन्फ्लामेशन होने की वजह से होता है अस्थमा। तो ये क्वेश्चन काफी बार आ जाता है, व्हीजिंग साउंड साइन है इसका, किसका, अस्थमा का। फिर आता है एम्फीसीमा। एम्फीसीमा की बात करें तो इसके अंदर होता है क्रोनिक डिसऑर्डर होता है, एक मतलब लंबे दीर्घकालिक लंबे समय से चलने वाला डिसऑर्डर है। इसके अंदर एल्वियोलर वॉल आर डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी सरफेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। उसकी वजह से मेजर कॉज ये किसकी वजह से होता है, ज़्यादातर सिगरेट स्मोकिंग। ये यंग एज के अंदर बच्चे ज़्यादातर सिगरेट वगैरह पीने लग जाते हैं। तो आगे चल करके जैसे टाइम आएगा, धीरे 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 ये डिस्ट्रैक्शन, मतलब इसे डिस्ट्रैक्शन होने लग जाएगा एल्वियोलर सरफेस का, और उसकी वजह से रेस्पिरेटरी रेट कम हो, मतलब रेस्पिरेशन कम होगा, उसकी वजह से रेस्पिरेटरी रेट हाई हो जाएगी, उसको बोलते हैं एम्फीसीमा, ठीक है। फिर तीसरा आता है ऑक्यूपेशनल रिसेप्टर डिसऑर्डर। क्या आता है, ऑक्यूपेशनल रिसेप्टर डिसऑर्डर। इसके अंदर क्या होता है कि जो इंडस्ट्रीज वगैरह होती है ना, जैसे जहाँ पे स्टोन ब्रेकिंग होते हैं, मतलब पत्थर की उनकी होती है ग्रेडिंग वगैरह चलती है, वहाँ पे क्या है कि प्रोड्यूस होती है काफ़ी अमाउंट के अंदर डस्ट वगैरह आई है ना। ये बॉडी को कॉफ एंड सिचुएशन को डिफेंस मैकेनिज्म में तो होती है, लेकिन वो पूरी ठीक से कवर नहीं कर पाती है। इसलिए लॉन्ग टाइम तक एक्सपोजर होता है ना उस डस्ट का वगैरह इनका, तो उसकी वजह से फाइब्रोसिस होने लग जाता है। फाइब्रोसिस किसे कहते हैं, पॉलीफ्रेशन एंड फाइब्रस टिश्यू, ठीक है। फाइब्रस टिश्यू का पॉलीफ्रेशन होने लग जाता है, ठीक है। इसकी वजह से लंग्स डैमेज होते हैं, और डैमेज होने की वजह से इनके ये काफ़ी डिजीज होती है, जैसे COPD, मैंने पहले भी बताया होगा आपको। COPD वगैरह ऐसी कुछ गंभीर बीमारियां होने लग जाती है। और ये बात करें अपन, इसके लिए अपन प्रोटेक्शन के लिए क्या कर सकते, प्रोटेक्टिव मास्क को बोल सकते हैं कि भाई आप प्रोटेक्टिव मास्क रखें। ये समरी है, समरी को आप अपने हिसाब से पढ़ना, क्योंकि समरी से कई बार काफ़ी चीज़ें उठती है, क्वेश्चन उठती है। जैसे ये क्वेश्चन है, जैसे न्यूमोटेक्सिक सेंटर एंड पॉन्स में है ना, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ जाता है। कुछ जैसे ये है ना, मेडुला में कौन सा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है, पॉन्स वाला जो न्यूमोटेक्सिक सेंटर होता है वो कंट्रोल करता है, मेडुला वाले जो रेस्पिरेटरी सेंटर है ना उसको कवर करता है। तो देखो एक एक बात तो मैं, काफ़ी बच्चों का ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर, मतलब सर मान लो या जो भी है दीदी आपको कवर कर रही है कि आप इसको इंग्लिश मीडियम में बता रहे हो, ये बता रहे हो, लेकिन एक बात बताऊं मैं आपको, अगर आपको नीट फाइट करनी हो और 360 फाइट करना है बायोलॉजी के अंदर, देखो सुन लो मेरी बात, 360 फाइट करना, उसके लिए इंग्लिश मीडियम की एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। क्योंकि इंग्लिश मीडियम की एनसीईआरटी के अंदर जैसी लाइन लिखी हुई है ना, वैसा का वैसा क्वेश्चन उठ करके आता है वहाँ पे। हिंदी मीडियम की एनसीईआरटी में क्या है कि
इंग्लिश की लाइन उठाते हैं, उससे क्वेश्चन बनाते हैं, फिर उसका ट्रांसलेट करते हैं, जो कि अपनी जो लैंग्वेज है ना वो काफ़ी बार डिफरेंट हो जाती है, जो एनसीईआरटी की लैंग्वेज है ना उससे। तो अपन को कन्फ्यूजन क्रिएट होता है और काफ़ी गलतियाँ होती है। मैं खुद हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ। मैंने भी 2021 के अंदर नीट फाइट किया है, और मैंने भी पहले 2020 के अंदर हिंदी मीडियम से किया था, मेरा नहीं हुआ। इसलिए मेरे को 1 साल का ड्रॉप लेना पड़ा, उसके अंदर फिर जाकर के हुआ है ये चीज़। जब मैंने इंग्लिश मीडियम की एनसीईआरटी पढ़ी तो मेरे 360 स्कोर भी हुआ है। इसलिए आपको अगर स्कोर बढ़ाना है ना तो इंग्लिश मीडियम की एनसीईआरटी को फॉलो करना पड़ेगा। टाइम लगेगा, लेकिन काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग भी सीखने को मिलेगा, और मतलब आपका टाइम बचेगा वहाँ पे आगे जा कर के। जब आप सोल्व करोगे ना, मेरे को हिंदी मीडियम से क्वेश्चन सोल्व करने में मेरे को 40-45 मिनट लगते थे बायोलॉजी के, और जब मैं इंग्लिश मीडियम से सोल्व करने लगा था ना, तब मेरे को 30-35 मिनट के अंदर मेरा पेपर बायोलॉजी का हो जाता था, है ना। तो एक्यूरेसी बढ़ती है, टाइम मैनेजमेंट होता है, इसलिए आपको इंग्लिश मीडियम की एनसीईआरटी ही फॉलो करना है, चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो। धीरे धीरे सीखो, हिंदी मीडियम की एनसीईआरटी साइड में रखो, उससे पता लगेगा आपको कि भाई हाँ, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं। इस हिसाब से आप अच्छे से समझ सकते हो, और ऐसे ही पूरे पूरे वीडियो देखा करो, आपको सपोर्ट मिलेगा और अच्छा रहेगा, ठीक है। कीप हैमरिंग एंड स्माइलिंग। बाय।